एपिसोड 25। सवाल। सुबह हो चुकी थी। वरुण आराम से बड़े सोफे पर लेटा हुआ था, कानों में हेडफोन लगाए गानों की धुन में खोया हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे वो पूरी तरह संगीत में डूब गया हो। तभी ऊपर से ध्रुव नीचे आता है। उसकी नजर जैसे ही हॉल में पड़े वरुण पर पड़ती है, वो सीधा उसकी ओर पड़ता है। ध्रुव के पीछे पीछे कार्तिक और आर्यन भी सीढ़ियों से उतरकर हॉल में आ जाते हैं। ध्रुव वरुण के पास जाकर हल्के से उसका कंधा छूता है, जैसे ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि वरुण सो रहा है या जाग रहा है। ध्रुव का हाथ लगते ही वरुण को एहसास होता है और वो तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखता है। सामने ध्रुव, कार्तिक और आर्यन खड़े थे। वरुण अपने हेडफोन निकालते हुए सामान्य लहजे में कहता है, आज तुम्हें जगने में बड़ी देर लग गई। उसका व्यवहार और बात करने का अंदाज बिल्कुल सामान्य था। आर्यन को तो एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता कि ये वही वरुण है जो कल इतना बदला हुआ था। वो तुरंत वरुण के माथे पर हाथ रखकर चेक करता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं या तबीयत खराब तो नहीं, लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था। आर्यन ने पूछा, तू ठीक है ना? वरुण ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? आर्यन ने कहा, नहीं, कल रात तो तू बस इतना ही कह पाया था कि कार्तिक ने हाथ के सहारे से उसे रोक दिया। लेकिन वरुण समझ चुका था कि आर्यन किस बारे में बात कर रहा है। ध्रुव बस चुपचाप खड़ा सबकी बातें और उनके रिएक्शन देख रहा था। वरुण बिल्कुल सामान्य अंदाज में बोला, वो कल बस थोड़ा ज्यादा हो गया था। वैसे भी जब उसे मेरी कदर ही नहीं तो मैं क्यों उसकी याद में कबीर सिंह बनूं। और अब तो मैं उसे पूरी तरह भुला चुका हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। ये सुनते ही आर्यन और कार्तिक के चेहरे पर तुरंत एक बड़ी सी मुस्कान ठहर गई। लेकिन ध्रुव बिना किसी हाव भाव के खड़ा वरुण को देख रहा था, मानो ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि वरुण सच में ये कह रहा है या बस दिखावा कर रहा है। वरुण को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वाकई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसी के साथ वरुण के दिमाग में कल रात की कुछ बातें घूमने लगी। वो लम्हा जब तारा उसे गले लगाए हुए थी, हौसला देती हुई कह रही थी, वरुण ये मत सोचो कि उस लड़की अनन्या ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारी उस किस्मत अच्छी थी जो तुम उससे बच गए। शायद ऊपर वाले ने तुम्हारी जिंदगी में उससे भी बेहतर और तुम्हारी भावनाओं को समझने वाली लड़की का चयन किया हो। बस तुम्हें खुद पर काबू और थोड़ा इंतजार करना होगा, सब ठीक हो जाएगा। तारा, जो अब तक वरुण को गले लगाए थी, थोड़ी दूर हुई और मुस्कुराते हुए बोली, शायद वो सपना तुम्हारे भविष्य से जुड़ा हो। शायद वही लड़की हो जिसे ऊपर वाले ने तुम्हारा हमसफर चुना हो। यही सोचते सोचते वरुण वर्तमान में लौट आया, जहाँ उसके आसपास अब कोई खड़ा नहीं था। उसने देखा कि आर्यन, ध्रुव और कार्तिक एक कोने में खड़े होकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वरुण अपने हेडफोन वहीं टेबल पर रखता है और उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ? आर्यन जवाब देता है, अरे कुछ नहीं, अमन का फोन आया था। उसने कहा है कि हम सब आज होने वाले बैठक में पहुंचेंगे। आज कोई खास मीटिंग होने वाली है। वरुण मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ, रोज किसी ना किसी बात पर बैठक रख देते हैं और खास मीटिंग कह देते हैं। ध्रुव तुरंत उसे सुधारते हुए बोला, अरे नहीं वरुण, ये मीटिंग वाकई थोड़ी जरूरी और खास है। वरुण ने भौं चढ़ाते हुए पूछा, क्या खास है इसमें? वह कार्तिक हंसते हुए बोला, तू खुद चल, हम सब तो जा रहे हैं, तू भी चल। आर्यन और ध्रुव की नजरें वरुण पर टिकी थी, जैसे वो जानना चाहता हो कि आखिर वरुण क्या जवाब देगा। उन्हें आधा यकीन था कि वरुण हाँ कर देगा और आधा शक भी था कि शायद वो मना कर देगा। लेकिन वरुण सबकी उम्मीदों के विपरीत जवाब देता है, वैसे भी मेरा मूड ठीक नहीं है। वहाँ धनराज बैठक में जरूर होगा और मुझे उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। तुम लोग जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। पर उनका ऐसा जवाब सुनकर कोई भी उसकी बात पर कुछ कह नहीं पाया। ध्रुव, कार्तिक और आर्यन बिना कुछ बोले रुद्र कोठी से बाहर चले गए और वरुण अकेला अंदर रह गया। उसने कोठी के मुख्य दरवाजे को बंद करके कुंडी लगा दी और अपने कमरे में जाकर धड़ाम से बिस्तर पर लेट गया। लेटे हुए वरुण अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचने लगता है, आखिर किसे चुना होगा भगवान ने मेरी किस्मत में?
क्या वो सपने वाली लड़की या तारा जो काफी अच्छी, सुंदर और मेरे हिसाब से मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर वो जो ना तो मेरे सपनों का हिस्सा है और ना ही मेरे सामने की हकीकत। वरुण मन ही मन बुदबुदाता है। पता नहीं, अगर वो सपना है तो ठीक है, लेकिन सच है तो भले ही कभी कभी वो एक क्रूर और भयानक होती है, पर बाकी समय वो एक ऐसी किताब जैसी लगती है जैसे समझना कठिन है पर उसकी बातें खुद पुकारती हैं। आओ, मुझे पढ़ो और अपना बना लो। पता नहीं जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले जाने वाली है। तभी अचानक वरुण बिस्तर पर बैठ जाता है और खुद से कहता है, नहीं नहीं, मैं इस काम के लिए यहाँ नहीं आया। नहीं वरुण, अपने लक्ष्य से मत भटक। जिस काम के लिए तू यहाँ आया है उसी पर ध्यान दे। फिर वो खड़ा होकर कहता है, पर नहीं, उसने कहा था कि यहाँ मुझे वो भी मिलेगा जिसकी तलाश में मैं बेंगलोर में बर्बाद हो गया था, और मेरे अपने राज भी जो गहरे हैं लेकिन साधारण नहीं। क्या इस गांव की कुर्सी ही वो ताकत है या कुछ और? इतना सोचते सोचते उसे तारा की कही एक बात और याद आती है। अभी तुम्हें यहाँ के प्रेसिडेंट की कुर्सी बुला रही है, इसे अपना बना लो, वरना तुम्हारा यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा। वरुण अपना सिर पकड़कर अपने अंदर उठे तूफान को शांत करने की कोशिश करता है और बाथरूम में जाकर ठंडा पानी अपने ऊपर उड़ेलने लगता है। वहीं कालगांव में बड़े से पेड़ के नीचे बैठक लगी हुई थी। आज की बैठक में हर बार के मुकाबले कुछ ज्यादा भीड़ थी। हमेशा की तरह सेठ भी मौजूद था, लेकिन उसके चेहरे की रौनक गायब ही हो चुकी थी और देखने से लग रहा था कि वो कल रात ठीक से सोया नहीं था। बैठक शुरू हो चुकी थी। सामगांव और कालगांव के प्रेसिडेंट अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। कालगांव के प्रेसिडेंट अमर सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे हुए ही बोले, शांति मठ के सबसे बड़े और ज्ञानी बूढ़े पंडित जी ने जो दिन इस बार के उत्सव के लिए चुना है उसी दिन यह उत्सव आरंभ किया जाएगा, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद। इससे पहले कि कोई गांव वाला कुछ बोल पाता, अमर सिंह ने एक नाम पुकारा, लाल सिंह। उसका नाम लेते ही वो उपस्थित हो गया। लाल सिंह अमर सिंह का छोटा भाई था। अमर सिंह ने उससे पूछा, कैसी तैयारियां हैं? बाहर से जो बड़े बड़े पुजारी और प्रसिद्ध पंडित आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था हो चुकी है? लाल सिंह ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ हो चुकी है। अमर सिंह ने अगला सवाल किया, और जो हर बार धरती के अलग अलग कोनों से अघोरी आते हैं उनका? इस बार लाल सिंह का जवाब इस बार तुरंत नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। अमर सिंह ने फिर से इस बार रौबदार और भारी आवाज में पूछा, क्या हुआ? घबराते हुए लाल सिंह ने उत्तर दिया, इस बार कोई अघोरी नहीं आया। पिछली बार जब ये उत्सव हुआ था तो कई अघोरी कुछ दिन पहले ही हमारे गांव आ गए थे, पर इस बार कोई नहीं आया। अमर सिंह शांत हो गया, लेकिन उसकी यह चुप्पी कुछ लोगों के लिए फिर से बगावत का मौका दे गई। जो सेठ अब तक चुप था वह बोल पड़ा, कोई नहीं आएगा। देख लेना, जब से वो डायन आजाद हुई है पूरा गांव उसके आतंक का शिकार हो गया है। अगर अभी नहीं तो कुछ ही समय में हो जाएगा। इसकी जिद ने पूरे गांव को मौत के दलदल में धकेल दिया है। हमारा गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। सेठ की बातें सुनकर अमर सिंह अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया और जोर से बोला, आज ही बैठक समाप्त हुई। सेठ को बोलते बोलते एकदम चुप होना पड़ा। अमर सिंह अपनी जगह से उठकर जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आज शाम गांव के प्रेसिडेंट की पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया हो। भीड़ में ध्रुव, कार्तिक, आर्यन और मधु भी मौजूद थे। वे सभी थोड़ी भीड़ से हटकर बाहर आ गए। अमन ने कार्तिक को मधु से परिचय करवाते हुए कहा, ये मधु है, और ध्रुव तुम तो जानते ही हो। ध्रुव ने बस हल्के से सिर हिला दिया, लेकिन कार्तिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रूखेपन से बोला, ठीक है, और मुंह फेर लिया। अमन को यह उम्मीद नहीं थी और मधु का भी मुंह तर गया, क्योंकि अमन ने पहले ही उसे बता दिया था कि कार्तिक वरुण का दोस्त है जो शहर में उसके साथ पढ़ता था। मधु ने बस इतना कहा, मुझे कुछ काम याद आ गया है घर में, मैं चलती हूँ। मधु गुस्से में तमतमाते हुए जाने लगती है और खुद से कहती है, पता नहीं है वरुण और उसका ये दोस्त अपने आप को क्या समझते हैं। उधर रमा और भारती हवेली से चुपके चुपके निकलकर खेतों के रास्ते कालगांव से सामगांव की ओर जा रही थी।
वे दोनों खेतों में बनी एक पुरानी सी झोपड़ी में घुस गईं। झोपड़ी के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि सामने चारपाई पर सेठ धनराज बैठा हुआ था। दोनों उसके पास जाकर बैठ गईं। रमा ने कहा, चिंता मत करो, उस अमर सिंह को तो अब मरना ही होगा। उसके दिन पूरे हो चुके हैं। भारती की आंखों में आंसू थे। रमा ने आगे कहा, उसने ठीक नहीं किया। भारती रोते हुए स्वर में सेठ से बोली, क्या कर रहा था तू जब उस डायन ने मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दिया? मेरा बेटा, इकलौता बेटा। उस अमर सिंह की वजह से मैं खुलकर रो भी नहीं सकी। जब मुझे पता चला कि मेरा अपना बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मैंने इतने समय तक उसे अपने से दूर रखा। इतना कहते कहते भारती फिर से रोने लगी। सेठ की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने भारती को चुप करते हुए अपने गले से लगा लिया, लेकिन भारती अब भी सिसक रही थी। रमा के भीतर गुस्सा और बदले की आग भड़क चुकी थी। सेठ भारती को गले लगाए हुए ही बोला, वो तुम्हारा भाई कब आ रहा है? क्या वो तब आएगा जब ये गांव वरुण के हाथों में चला जाएगा? वो आ जाएगा, उत्सव खत्म होने से पहले। सेठ बोला, हो सके तो थोड़ा पहले आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एपिसोड 25 समाप्त। हमारी कहानी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।